नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम पियरे बारदियू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये उत्तर आधुनिक विचारक माने जाते हैं। इनका जन्म 1930 को हुआ। फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। इन्होंने अनेक अवधारणाएं प्रतिपादित की है जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम इनके जीवन परिचय, इनकी पुस्तकें, इनकी जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि प्रतीकात्मक संघर्ष है, पूंजी या राजधानी, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, लेकिन ये जब पेपर बनाते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं और बाद में इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो कैपिटल जब हिंदी करते हैं तो इसको राजधानी भी बोल देते हैं और इसको पूंजी भी बोल देते हैं। इसलिए कई बार परीक्षा में आ जाता है कि सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो वो क्या होता है, सांस्कृतिक पूंजी ही होती है। और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिट्स, अभ्यास, ज्ञान एवं फील्ड, इस प्रकार के अनेक अवधारणाएं हैं। इन पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इनके जीवन परिचय पे डाल लेते हैं और उसके बाद में एक एक अवधारणाओं को देखेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक विचारक की एक थीम होती है। उस थीम को अगर हम पकड़ लेते हैं ना, तो हम उससे जुड़े हुए सभी प्रश्न है वो हल कर पाते हैं। तो आज हम इसकी थीम को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि बारदियू किस थीम पे चलते हैं। तो ये अल्जीरिया निवासी है। उस समय अल्जीरिया फ्रांस के अधीन था, तो उनकी नागरिकता है वो फ्रांसीसी ही मानी जाती है। इनको हम सांस्कृतिक संरचनावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक संरचनावादी। संरचनावादी तो है, लेकिन किस प्रकार के संरचनावादी है? सांस्कृतिक संरचनावादी। ये फ्रांस के हैं। तो फ्रांस से पहले एक संरचनावादी और हुए थे, लेवी स्ट्रास। उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम मानव शास्त्रीय संरचनावादी के तौर पे जानते हैं। इनको समाजशास्त्र में सार्वजनिक बुद्धिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इनके प्रभाव की बात करें तो इन पे सार्तर का जो अस्तित्ववाद है और लेवी स्ट्रास, दोनों से ये प्रभावित भी रहे हैं और दोनों की आलोचना भी की है। सार्तर का अस्तित्ववाद क्या कहता है कि कर्ता, एक्टर, व्यक्ति ही सब कुछ है, वही सामाजिक जगत का रचनाकार है, यानी वो कर्ता को अत्यधिक महत्व देते हैं। दूसरी तरफ जो संरचनावादी है वो संरचना पे अत्यधिक बल देते हैं, यानी व्यक्ति कुछ नहीं है, संरचना सब कुछ है। और अस्तित्ववाद क्या कहता है कि व्यक्ति सब कुछ है, संरचना कुछ भी नहीं है, यानी दोनों एक पक्षीय अध्ययन करते हैं। लेकिन जो पियरे बारदियू है, मध्य मार्ग अपनाते हैं, सम्मिलन का प्रयास करते हैं व्यक्ति और संरचना के बीच में। तो इसके आधार पे वो अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, व्यवहार एवं अभ्यास का सिद्धांत है वो प्रस्तुत करते हैं। दोनों को एक सातत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मार्क्स से भी प्रभावित रहे। इनकी जो पूंजी की अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स से इन्होंने ग्रहण की है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने केवल एक प्रकार की पूंजी की बात की थी, आर्थिक पूंजी की बात की थी। लेकिन पियरे बारदियू है वो 4 प्रकार की पूंजियों की चर्चा करते हैं। मैक्स वेबर का जो युक्ति संगत का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को इन्होंने हैबिट्स, अभ्यास के सिद्धांत से प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये कई सामाजिक विचारकों से प्रभावित रहे हैं। और ये हमेशा होता है कि कोई भी सामाजिक विचारक होता है वो अपने से पूर्व सामाजिक विचारक होते हैं, उनका अध्ययन जरूर करते हैं और उनके कंधों पे सवार होकर वो अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो फ्रांसीसी भाषा में, बाद में इनका अनुवाद किया गया है। और फ्रांसीसी भाषा के जो समाजशास्त्री हैं उनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है, आसानी से समझ में आती नहीं है। तो इन्होंने क्षेत्रीय कार्य भी किया, आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस पुस्तक में, और अल्जीरियस में इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था अल्जीरिया का, इस पुस्तक में इसको प्रस्तुत किया है। 1962 में इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया, क्षेत्रीय अध्ययन, इन्होंने शोध कार्य है वो किया, वहाँ के आदिवासियों पे, उनके कर्मकांडों का, बंधुत्व सिद्धांत का, और साथ में ही जो छोटे किसान थे उनकी दुर्दशा को भी इन्होंने लिखा है। तो ये 2-3 अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। उनमें से एक अवधारणा है हैबिट्स, और एक है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, और एक है पूंजी। ये तीनों चारों अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे से मिली जुली हुई है। तो हैबिट्स यानी प्रवृत्तियां, व्यवहार, मानव मनोवृत्ति। तो ये हैबिट्स शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें जब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते हैं तो हैबिट्स अंग्रेजी में ही है, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हैबिट्स से ही संस्कृति
इन्होंने कहा है, यानी सामाजिक संरचना है। हैबिट्स किससे उत्पन्न होती है? सामाजिक संरचना से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की सामाजिक संरचना होती है, जिस प्रकार की वर्ग संरचना होती है, जैसे उच्च वर्ग की संस्कृति अलग होगी, निम्न वर्ग की होगी, तो उसी प्रकार से संस्कृति का जन्म भी होता है। और फिर बाद में क्या होता है कि संस्कृतिगत जो व्यवहार होते हैं व्यक्ति के, वो सामाजिक संरचना को पुनर्निर्मित करते रहते हैं। यानी संस्कृति और संरचना, व्यक्ति और संरचना एक दूसरे को पुनर्निर्मित करते रहते हैं। तो संरचना और व्यक्ति की जो दूरी की बात होती थी, इससे पहले जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत हुए थे, या तो वो वृहत स्तरीय सिद्धांत हैं, जैसे कि उद्विकासीय सिद्धांत है, संघर्षवादी सिद्धांत है, प्रकार्यवादी सिद्धांत है, संरचनावादी सिद्धांत है, वो किस पे अत्यधिक बल देते हैं? वो संरचना पे अत्यधिक बल देते हैं कि संरचना ही सब कुछ है। इमाइल दुर्खिम ने तो कह दिया था कि समाज ही सब कुछ है, समाज ही ईश्वर है, बाकी व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है। जो समाज की संरचना है वो व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होती है, बाह्य होती है। और दूसरी तरफ क्या है? जो व्यक्ति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है, जिसमें गोफमैन है, ब्लूमर है, एथनोमेथोडोलॉजी के थिंकर है, गारफिंकल है, सुर्ज है, हर्सल है, ये सारे के सारे व्यक्ति को सब कुछ मानते हैं, वो संरचना को कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन पिएरे बारदियू दोनों की जो दूरी है उनको समाप्त कर उनके सम्मिलन का सिद्धांत है वो प्रस्तुत करते हैं। ये संरचनावाद और रचनावाद के बीच में समन्वय का प्रयास करते हैं। साथ में ही ये आधिपत्य की समीक्षा कर, आधिपत्य जिस प्रकार से फ्रांस का आधिपत्य अल्जीरिया पे था, ब्रिटेन का आधिपत्य भारत पे था, तो ये क्या है? पूंजीवाद को, उपनिवेशवाद इसको बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद है वो पूंजीवाद को पोषित करने वाली व्यवस्था है, तो इसका ये भरपूर विरोध है वो करते हैं। तो एक नजर हम इनकी प्रमुख पुस्तकों पे डालें, उससे पहले हम इनका जो पूंजी का सिद्धांत था, कैपिटल का सिद्धांत था, जिसको हम राजधानी भी बोल देते हैं, उस पे चर्चा कर लेते हैं। इससे इनकी जो थीम है वो हमारे समझ में आ जाएगी, हम उसको पकड़ लेंगे, ये कहना क्या चाहते हैं। वो पूछते हैं ना, हम कोई बात बोलते हैं बार बार, तो इस प्रकार जब सिद्धांत बनाए जाते हैं तो पहले घुमाया फिराया जाता है, भूमिका बनाई जाती है और फिर अपनी बात कही जाती है। इसी प्रकार से हम अपनी बात जब किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम भी क्या करते हैं? पहले उसकी भूमिका बनाते हैं, फिर अपनी बात को कहना शुरू करते हैं, और फिर कई बार पूछ भी लेता तुम कहना क्या चाहता है। तो इसी प्रकार से पिएरे बारदियू क्या कहना चाहते हैं तो हम इस पूंजी के सिद्धांत के आधार पे समझ सकते हैं। तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र, सोशल फील्ड, समाज की संरचना की जो तुलना है हम समझने के लिए खेल के मैदान से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? खेल के मैदान से कर सकते हैं। पूंजी की इनकी जो अवधारणा है, इन्होंने कुल 4 प्रकार की पूंजी बताई है, और पूंजी है वो किस प्रकार से समाज के अंदर असमानता पैदा करती है, वो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि खेल का मैदान होता है, खिलाड़ी उसमें प्रवेश करता है। जैसे भारत की क्रिकेट की टीम है, अब 11 खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी उसके अंदर खेलेंगे? कौन कौन से खेलेंगे? जो साधन संपन्न होंगे। साधन के साथ साथ वहां, साधन से तात्पर्य प्रतिभा से भी है, और प्रतिभा के साथ कुछ और चीजें भी होती है। तो जो साधन संपन्न होंगे वही खेल के मैदान में जाएंगे। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र के अंदर कुछ साधन होते हैं, संसाधन होते हैं। इन संसाधनों को ही पिएरे बारदियू ने पूंजी या कैपिटल कहा है। क्या कहा है? कैपिटल कहा है, पूंजी कहा है। अब यहां पे एक चीज और होगी, एक होती है पूंजी या कैपिटल, एक होती है संपत्ति या प्रॉपर्टी। तो पूंजी से तात्पर्य इनका यह है कि पूंजी के जरिए उत्पादन किया जा सकता है और अधिक पूंजी है वो एकत्रित की जा सकती है। जब निवेश करते हैं पूंजी का तो वो उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और उससे और अधिक पूंजी है वो प्राप्त की जाती है। तो यहां पे इनका पूंजी से तात्पर्य ये है कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर विशेष प्रकार के संसाधन होते हैं, और इन संसाधनों के बगैर, इन साधनों के बगैर हम अपना सामाजिक जीवन नहीं चला सके। इन संसाधनों को ही पिएरे बारदियू ने पूंजी या कैपिटल कहा है, और कैपिटल से इनका तात्पर्य ये है कि जिसके जरिए और अधिक उत्पादन किया जा सके। अगर प्रॉपर्टी उत्पादन नहीं कर रही है तो वो उसको पूंजी नहीं कहते हैं। और सभी प्रकार की पूंजी, इन्होंने कुल 4 प्रकार की पूंजी बताई है। कितने प्रकार की पूंजी बताई है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी याद है क्या आपको? नहीं है तो हम इनको अभी पढ़ लेंगे। तो 4 प्रकार की पूंजी इन्होंने बताई है। ये सभी एक प्रकार से जुड़ी हुई
होती है और एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो पूंजी है वो उत्पादन का साधन है और संपत्ति है उसमें गतिशीलता नहीं होती है। तो यहां पूंजी की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात है वो पियरे बारदेयू नहीं कर रहे हैं। पहले ही है आर्थिक पूंजी, तो कार्ल मार्क्स ने केवल एक पूंजी की बात की थी। कार्ल मार्क्स ने कितने प्रकार की पूंजी बताई थी? एक प्रकार की पूंजी बताई थी। कौन सी? आर्थिक पूंजी, और जो उत्पादन संबंधों से संबंधित है। तो इन्होंने ये भी बताई है, तो ये इन्होंने मार्क्स से ग्रहण किया है। राजस्व से संबंधित जितनी भी पूंजियां हैं उनको शामिल किया है और ये कहते हैं कि आर्थिक पूंजी से, क्योंकि इनकी जो मेन पूंजी की है वो क्या है? सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा है। ये सारी पूंजियों के प्रकार किस लिए बताना चाहते हैं? वो सांस्कृतिक पूंजी को स्थापित करना चाहते हैं। सांस्कृतिक पूंजी पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये कहते हैं कि आर्थिक पूंजी से सांस्कृतिक पूंजी है वो खरीदी जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है। जैसे किसी के पास पैसे हैं तो वो पुस्तकें खरीद सकता है, वो एजुकेशन ले सकता है। और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की भी बात करते हैं। ये सारी की सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई है। तो इससे क्या है कि वो एजुकेटेड होकर, जैसे कि भारत के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, उनके बेटे डॉक्टर्स ही बनते हैं। अगर भारत के अंदर उनका नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो इनके पास इतनी आर्थिक पूंजी होती है कि ये विदेशों में जाकर MBBS करवा लेते हैं और फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं। यानी क्या हुआ? आर्थिक पूंजी से सांस्कृतिक पूंजी है वो रूपांतरित की जा सकती है। तो एक पूंजी का प्रकार तो ये हो गया। दूसरा पूंजी का प्रकार है सामाजिक पूंजी। सामाजिकता को भी पूंजी मानते हैं ये। तो सामाजिक पूंजी है वो सामाजिक संरचना या परिस्थितियों में निहित होती है। तो जिसके जितने ज्यादा रिलेशंस होंगे उसके पास सामाजिक पूंजी उतनी ही अधिक होगी। जो पारस्परिक संबंध होंगे, सामाजिक जाल होंगे, तो इसको इन्होंने क्या कहा है? पूंजी कहा है। और इसकी जो पहचान है सामाजिक पूंजी की, वो किससे तय होती है? वो साझा भावना से पहचान इनकी है वो की जा सकती है। और इसका प्रयोग है वो सामाजिक समूह के माध्यम से किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद क्या है? सामाजिक जाल ही तो है संबंधों का, और इसके जरिए किसी को नौकरी दिलवाई जा सकती है, किसी को ठेके दिलवाए जा सकते हैं। यानी सामाजिक पूंजी किस में रूपांतरित की जा सकती है? आर्थिक पूंजी के अंदर रूपांतरित है वो की जा सकती है। तो दो प्रकार की पूंजी हो गई। तीसरी है प्रतीकात्मक पूंजी। क्या है? प्रतीकात्मक पूंजी। तो प्रतीकात्मक पूंजी है वो समाज के अंदर सम्मान, प्रतिष्ठा या मान्यता के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कि किसी देश के अंदर अगर कोई युद्ध नायक है तो उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, तो उसकी जो पूंजी है वो क्या है? बलिदान की पूंजी है, वो प्रतीकात्मक पूंजी है। या किसी कोई साहसी होता है तो इस प्रकार की पूंजी है वो प्रतीकात्मक पूंजी होती है। और इसमें सहकर्मियों की स्वीकृति समाहित होती है। यानी आसपास के लोग उसको बहादुर मानेंगे, उसको शहीद मानेंगे या उसको अलग प्रकार का व्यक्तित्व मानेंगे, तो ही वो ये प्रतीकात्मक पूंजी है वो कार्य करेगी। यानी उसके लोग, साथ वाले लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पूंजी कार्य नहीं करेगी। अब इनकी जो मेन बात आती है वो है सांस्कृतिक पूंजी। और यहां ये आकर अपनी ओरिजिनल बात शुरू करते हैं। ये तो भूमिका थी, असली बात तो यहीं से शुरू होती है, सांस्कृतिक पूंजी से। सांस्कृतिक पूंजी से इनका तात्पर्य शिक्षण व्यवस्था से है, जो कि पूंजीपतियों की संस्कृति है। किससे है? शिक्षण व्यवस्था से है। शिक्षा के माध्यम से जो उच्च वर्ग की संस्कृति है वो निम्न वर्ग की संस्कृति पे थोपी जाती है। तो इस प्रकार से उच्च वर्ग की संस्कृति को ही ये सांस्कृतिक पूंजी के तौर पे देखते हैं। तो ये कहते हैं कि उच्च वर्ग की यानी पूंजीपतियों की संस्कृति है और ये निरंतर बदलती रहती है। तो पूंजीवाद ने क्या कहा? पियरे बारदेयू ने कि पूंजीवाद ने शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से, शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से समाज के अंदर गैर बराबरी फैलाई है। यानी सांस्कृतिक पूंजी है वो समानता पर आधारित नहीं है, ये भेदभाव पर, गैर बराबरी पर आधारित है। क्योंकि जो शिक्षण व्यवस्था है उसके निर्धारण तत्व कौन से हैं? इनको निर्धारित कौन करता है कि शिक्षा के अंदर ये पाठ्यक्रम रहेगा, ये सिस्टम रहेगा, ऐसा ऐसा होगा? ये सब कुछ कौन निर्धारित करता है? उच्च वर्ग करता है।
और वो उसके माध्यम से अपनी जो संस्कृति है वो निम्न जो वर्ग हैं उन तक पहुंचाता है। तो ये क्या कहते हैं, शिक्षण व्यवस्था से गैर बराबरी फैलाई जाती है। तो इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भारत के एक अंदर हिंदी मीडियम स्कूल है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो क्या है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर जैसे ही हाई लेवल पे जाते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले ही आगे चले जाते हैं, यानी उच्च वर्ग ही अधिक जो प्रतिष्ठित नौकरी है, जैसे कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी कौन सी है, आईएएस है, भारतीय सिविल सेवा है, उसमें 90% जो लोग होते हैं वो किसे होते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले होते हैं। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो कौन से उच्च वर्ग से ही आते हैं। तो इस प्रकार ये क्या कहते हैं कि शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से गैर बराबरी फैलाई जाती है। और वैसे तो क्या है कि संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानी चाहिए, लेकिन ये क्या कहते हैं कि उच्च वर्ग की जो संस्कृति है वो किसी भी अर्थ में निम्न वर्ग की संस्कृति से उच्च नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात बिठाई दी जाती है और जो उच्च वर्ग की संस्कृति है वो शिक्षा के माध्यम से निम्न वर्ग की संस्कृति पे, निम्न वर्ग पे थोप दी जाती है। तो इसके पीछे इन्होंने माना है दोष किसका है, शिक्षा पद्धति का है, जो केवल उच्च वर्ग के लिए बनी है और जो निम्न वर्ग की संस्कृति को हीन दृष्टि से देखती है। और इस शिक्षा के माध्यम से यानी सांस्कृतिक पूंजी के माध्यम से आर्थिक पूंजी प्राप्त की जाती है। जैसा कि फिर वही बात आ जाती है कि पहले आर्थिक व्यवस्था पूंजी से क्या की, सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण की, विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया और बाद में वापस उससे आर्थिक पूंजी में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इससे अधिक पूंजी प्राप्त की जाती है और पूंजीपति और अधिक तैयार होते रहते हैं। तो पूंजीपति कभी भी दिवालिया नहीं होते हैं, वो दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन वो और अधिक पूंजियां है इकट्ठी करते जाते हैं। और इसके कारण ही जो उपनिवेशवाद आया था वो पूंजीवाद के कारण ही आया। और जो इसके माध्यम से जो ब्रिटिश लोगों ने भारत के अंदर अपनी संस्कृति, क्योंकि वो उच्च वर्ग थे उस समय, उन्होंने अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति पे थोप दिया। तो पियरे बारदेयू वही कह रहे हैं कि उच्च वर्ग की संस्कृति है वो निम्न वर्ग पे थोपी जाती है और इस प्रकार से थोपी जाती है कि निम्न वर्ग को पता ही नहीं चलता, निम्न वर्ग को पता ही नहीं चलता कि ये मेरी संस्कृति नहीं है। आज हम जो संस्कृति जी रहे हैं वो पश्चिम देशों की है और अपने को पता ही नहीं चलता, ये कहेंगे कि हमारी संस्कृति है। और उसके माध्यम से आजकल जैसे हम देखते आ रहे हैं कि नए नए त्योहार आ रहे हैं, अभी वैलेंटाइन आ जाता है, कभी टीचर्स डे आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है और क्रिसमस डे आ जाता है। और इनको क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है पूंजीपतियों के लिए। और इसके माध्यम से हम ये जो संचार साधन है या शिक्षा के साधन है, इनके माध्यम से उनको ग्रहण करते हैं और उनकी जो पूंजीपति है उनको लाभ पहुंचाते हैं और अपने को पता ही नहीं चलता है। और हम कहते हैं कि अपनी मर्जी से ये हम कर रहे हैं, वास्तव में हम अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पूंजीपतियों की चाल होती है। इसलिए ये क्या कहते हैं कि पूंजीवाद का विरोध करते हैं। इन्होंने फ्रांसीसी पूंजीवाद का जमकर विरोध किया था अल्जीरिया के अंदर। तो ये कुल 3 प्रकार के वर्गों की बात करते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। प्रत्येक वर्ग की संस्कृति होती है वो समान होती है, जिसे वर्ग संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग संस्कृति कहा है। और इसे ही हैबिट्स या अचेतना कहा है। अचेतना क्यों कहा है, क्योंकि हम ये जो चीजें ग्रहण कर रहे हैं ये अपनी चेतन प्रक्रिया नहीं है, अचेतन से ये सब हम चीजें हैं वो ग्रहण करते जा रहे हैं। तो वर्ग संस्कृति की अवधारणा भी पियरे बारदियू की है। इसी से जुड़ी हुई एक अवधारणा और है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। क्या है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, कल्चरल रिप्रोडक्शन। भी संस्कृति का पुनरुत्पादन होता है। वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रथाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित किया जाता है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पियरे बारदियू की है। इसका साधारण अर्थ होता है वो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संस्कृति का स्थानांतरण करना। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो स्थानांतरण हो रहा है वो उच्च वर्ग की संस्कृति का हो रहा है। किसका हो रहा है, उच्च वर्ग की संस्कृति का हो रहा है। जैसे कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है और इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं
उनका स्थानांतरण हो रहा है, तो इससे लाभ किसको मिल रहा है? उच्च वर्ग को मिल रहा है। और जो हमारी 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये किसकी? ब्राह्मणों की व्यवस्था है, उनकी संस्कृति है। और इससे क्या होता है कि वो परंपराओं को वेदता प्रदान कर देते हैं और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये भेदभावपूर्ण चीजें होती है। तो यह क्या कहते हैं कि शिक्षण संस्थाएं वे स्थान हैं जहां सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग की संस्कृति को आगे ले जाती है। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन किसके माध्यम से होता है? जैसे कि ये पहले चर्चा कर चुके हैं, शिक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से। और शिक्षा केवल उच्च वर्ग की संस्कृति को आगे ले आ जाता है और निम्न वर्ग की संस्कृति को थोप दिया जाता है, और वो लोग उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति समझने लगते हैं। जैसे कि हमने हजारों सालों से जो भारतीय उच्च वर्ग था उसकी संस्कृति को अपना संस्कृति समझा, और अब हम पश्चिम देश हैं उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति समझ रहे हैं। तो इस प्रकार उच्च वर्ग की संस्कृति में इजाफा होता जाता है, और इसे ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा है। यानी सांस्कृतिक पूंजी है वो समान रूप से आगे नहीं जाती है, उच्च वर्ग की जो संस्कृति है वही आगे जाती है। तो शिक्षा गरीबी को दूर करने के लिए नहीं है, ये गैर बराबरी के बढ़ाने के लिए पियरे बारदियू ने ऐसा कहा है। उच्च वर्ग के विद्यार्थी है वो उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अधिक पूंजी, अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी शिक्षा ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का माध्यम बन गई है। इसलिए कहा जाता है कि पियरे बारदियू ने शिक्षा के समाजशास्त्र पर भी कार्य किया। अब ये क्या कहते हैं, एक अवधारणा इनकी ओर है प्रतीकात्मक संघर्ष या सांकेतिक संघर्ष। अब ये क्या कहते हैं कि आजकल वर्तमान के अंदर विभिन्न वर्गों के बीच में, अब ऐसा नहीं है कि वर्ग नहीं बचे हैं, वर्ग तो है, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, शोषण भी है, सब कुछ भी है, तो उनमें वास्तविक संघर्ष नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सांस्कृतिक संघर्ष, वास्तविक संघर्ष नहीं होता है। यानी समाज के अंदर भेदभाव और असमानता तो आज भी है, लेकिन जैसे साधन संपन्न और साधन विहीन, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया, शोषक और शोषित तो आज भी है, लेकिन उनके बीच में वास्तविक संघर्ष नहीं होता है, सांकेतिक संघर्ष होता है, प्रतीकात्मक संघर्ष होता है। तो ये इनका पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत था। अब एक नजर हम इनकी पुस्तकों पे डाल लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी हैबिट्स का जो सिद्धांत है उसको देखेंगे। तो इनकी पुस्तक है, वो कई सारी पुस्तकें हैं। इनकी पहली पुस्तक है द स्कूल एज ए कंजर्वेटिव फोर्स 1966। पहली पुस्तक तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, 1962 में थी, अल्जीरियस। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है आउटलाइन ऑफ द थियरी ऑफ प्रैक्टिस, आउटलाइन ऑफ ए थियरी ऑफ प्रैक्टिस, द इनहेटियर्स 1964, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी 1970, डिस्टिंक्शन द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1990, होमो एकेडमिक्स 1984, द स्टेट मोबिलिटी 1989, द रूल्स ऑफ आर्ट 1992, द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन 1993, इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इनकी हैबिट्स की अवधारणा की। तो ये इस पुस्तक में इन्होंने अवधारणा दी थी रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन 1977 के अंदर। ये एक बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हैबिट्स अंग्रेजी का शब्द है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होगा संहनन या स्वभाव या अभ्यस्त, अभ्यास, आदत। तो हैबिट्स है वो अंग्रेजी का शब्द है और इसको हिंदी में किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा व्याकरणीय अंतर आ जाता है। तो हैबिट्स क्या है, किसे कहते हैं हैबिट्स? तो ये मनोवृत्तियां हैं। क्या है? मनुष्य की मनोवृत्तियां है। मनोवृत्तियों का एक समूह है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के व्यवहार में व्यक्ति करता है, हम करते हैं।
हम जो भी करते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो सब हम 80-90 या 90% हम क्या करते हैं, हमारी आदत के कारण करते हैं। तो इस प्रकार से जो हैबिट्स है अपनी, जो भी आदत है, जैसे कि हम इंडियंस हैं, वो सुबह उठते ही ज़्यादातर है वो दूध वाली चाय पीते हैं, और हो सकता है दुनिया में इस प्रकार से चाय है वो वेस्टर्न देशों में नहीं पी जाती है। तो ये आदत हमें कहाँ से पड़ी? ये आदत हमें बचपन से समाजीकरण के माध्यम से पड़ गई। इसी प्रकार से लड़के अलग कपड़े पहनते हैं, लड़कियां अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक समुदाय की संस्कृति के अनुसार जो है हाव भाव, हैबिट्स है, वो बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका समाजीकरण ऐसा होता है। तो हैबिट्स का जो संबंध है वो किससे हो गया? जीवन पद्धति से हो गया। जीवन पद्धति क्या है? जीवन जीने का तरीका भी, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, किस प्रकार से सोते हैं, यही जीवन पद्धति है और यही हैबिट्स है। हैबिट्स कला, भोजन, कपड़ों जैसी सांस्कृतिक हैबिट्स का मतलब केवल हमारे जो व्यक्तिगत आदत है या हमारी दिनचर्या से संबंधित है वो चीज़ें नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये भी हैबिट्स। हम कौन से कपड़े पहनते हैं, इसको भी हैबिट्स माना है। तो हैबिट्स केवल हमारी जो व्यक्तिगत आदत है उनके लिए शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कला, भोजन, कपड़ों जैसे सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए हमारी जो रुचि है, पसंद नापसंद है, उनको भी शामिल करते हैं। तो हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो ये किससे तय होता है? एक तो ये समाज की संरचना से तय होता है कि लड़कियां इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, लड़के इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। तो हैबिट्स है वो हमने समाजीकरण के द्वारा सीखी। तो ये हमारे माता पिता ने भी समाजीकरण के द्वारा सीखी थी और उनके माता पिता ने उनके माता पिता से, यानी ये एक इतिहास का उत्पाद है, अतीत से चली आ रही है। ये हमारी जाति व्यवस्था है, हमारा खान पान है, हमारे तीज त्योहार है, ये सब अतीत से चले आ रहे हैं। हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये भी अतीत से चली आ रही है। तो हैबिट्स को क्या माना है? एक उत्पाद माना है, एक परिणाम माना है किसका? इतिहास का। ये भी एक बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये स्वाभाविक प्रणाली है किसकी? इतिहास के एक उत्पाद के रूप में। और इससे क्या होता है? प्रथाओं का जन्म होता है। क्या होता है? प्रथाओं का जन्म होता है। तो हैबिट्स किससे बनती है? समाजीकरण के जरिए। इतिहास का एक उत्पाद है, ये एक परिणाम है। जो जो मैंने रेड लाइन कर रखे हैं वो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। तो हैबिट्स क्या है? समान परिस्थिति के अंदर समान प्रवृत्ति है। समान परिस्थिति के अंदर समान प्रवृत्ति है। जैसे ही हम किसी के जैसे मेहमान बनकर जाते हैं तो परिस्थितियां मेहमान नवाजी की सब के एक जैसी होती है, तो उनकी समान प्रवृत्तियां भी समान होती है। तो ये सब हम किससे सीखते हैं? समाजीकरण के सीखते हैं। तो समाजीकरण को इन्होंने कई रूप में विभाजित किया है। एक है प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण है किससे होता है? परिवार से होता है। किससे होता है? परिवार से होता है। ये स्थिर होता है। तो हमारी जितनी भी आदतें हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी दूध वाली चाय पीने की जो आदत है या शाम को दूध पीने की आदत है या कुछ भी है, वो परिवार के कारण उत्पन्न होती है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक हैबिट्स है यानी बाहर की चीजों को आंतरिक बनाना, बाहर की चीजों को अपनी चीज बनाना समाजीकरण के माध्यम से, जो कि माता पिता से बच्चों को स्थानांतरित होती है। इसे वर्ग हैबिट्स का है। क्या कहा है? वर्ग हैबिट्स का है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की अलग अलग ये आदतें होती है। जैसे कि खान पान अलग होगा, वर्ग उच्च वर्ग अलग प्रकार की चीजें खाएगा, निम्न वर्ग है वो अलग चीज के खाएगा। तो ये इस वजह से क्या है? हैबिट्स के कारण जो सामाजिक वर्ग होते हैं उनकी जीवन शैली भी क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। उनकी जैसे नहीं होते वो ड्राई, सुबह नाश्ते के अंदर क्या होता है? ड्राई फूड ले लेते हैं, और जो निम्न वर्ग है वो प्याज रोटी या उसको बोलते हैं गंठिया बोल देते हैं, तो उसको वो ले लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग की है वो जीवन शैली है वो अलग हो जाती है। जो माध्यमिक हैबिट्स होती है, प्राथमिक हैबिट्स परिवार से, और माध्यमिक यानी सेकेंडरी जो आदत होती है वो हम किससे सीखते हैं? वो हम विद्यालयों से सीखते हैं, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय से सीखते हैं। और इसका आधार क्या होता है? प्राथमिक आदत के आधार पे ही माध्यमिक हैबिट्स है वो हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्कृति है वो क्या है? आदतन व्यवहार, हैबिट्स की एक अर्जित व्यवस्था है। तो इसलिए कहते हैं संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति
अपने आप ऐसा नहीं है कि जन्म से ही अपने को मिलती है, हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं समाजीकरण के माध्यम से। तो ये क्या है, जो सामाजिक अंतरिक्ष इसको कहा है, सामाजिक वर्ग या सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग की जो संस्कृति है, आदत है, हैबिट्स है, वो अलग अलग होती है और एक दूसरे को अलग अलग करने में सहायता भी देती है। हैबिट्स का जो निर्माण है वो अनुभव के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? अनुभव के माध्यम से होता है। जैसे कि बच्चा है तो वो अगर किसी जलते हुए अंगारे को उठाता है तो उसको अनुभव होता है कि ये नहीं करना है। अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसके माता पिता परिवार उसको डांटता है तो उसको पता चलता है कि अनुभव से ये चीजें नहीं करनी है। जब वो अच्छा करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है, तो अनुभव से सीखता है कि ये करना है। जो वो कपड़े पहनता है तो वो लड़की वाले पहनता है, वो लड़के वाले पहनता है। तो यानी हैबिट्स है उसका निर्माण अनुभव के माध्यम से होता है और प्रत्येक समूह की जो अलग अनुभव है वो अलग अलग होते हैं, व्यवहार अलग अलग होता है। तो ये जो हैबिट्स है वो जो इनका व्यवहार सिद्धांत है, प्रैक्टिस थियरी है, उसका ही एक भाग है। इसी के समान वो वर्ग के साथ स्वाद की भी चर्चा करते हैं। स्वाद से मतलब वही है कि केवल जीभ का स्वाद नहीं है, किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, किस प्रकार से खाएंगे, उनका मतलब स्वाद से है। तो ये जो हैबिट्स है या जो स्वाद की बात कर रहे हैं, इसको भौतिक अवतार के संदर्भ में समझ सकते हैं। यानी प्रत्येक जो पर्यावरण है, भौतिक स्वरूप है प्रत्येक समाज का, वो भिन्न भिन्न होता है और इसी के माध्यम से जो हम जीवन के अनुभव से जो आदत, कौशल, स्वभाव जो प्राप्त करते हैं वही वर्ग और स्वाद है या वही हैबिट्स है। तो हैबिट से क्या तात्पर्य हो गया? तो हमारे जीवन के अनुभवों से प्राप्त गहरी आदत, कौशल और स्वभाव। हमारा स्वभाव, कौशल और आदत ये क्या है? हैबिट्स है। ये एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे है क्षेत्र या फील्ड। तो सामाजिक पदों की जो बात हम कर रहे थे, तो ये एक सामाजिक पदों की प्रणाली है। ये एजेंट यानी कर्ता, व्यक्ति, एजेंट का मतलब क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति और उसकी जो सामाजिक स्थिति है तो वो क्या है? एक सामाजिक क्षेत्र का निर्माण करती है, उसका सोशल फील्ड का निर्माण करती है। तो ये सामाजिक पदों की एक व्यवस्था है। क्या? एक सामाजिक क्षेत्र। अलग अलग सामाजिक क्षेत्र होते हैं। जैसे कि प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फील्ड क्या है, तो इसका आंसर है सामाजिक पदों की एक प्रणाली है। वो क्या है? फील्ड है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, तब तक सारी चीजें बेकार है। उनसे जब हमने थियोरेटिकल पढ़ लिया और अगर व्यवहारिक चीजें नहीं सीखी, अगर मैंने बता दिया रास्ता कि आप ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, आपको वहां जाकर ये स्थान मिल जाएगा, तो वो क्या है? व्यवहारिक हो गया, सॉरी वो क्या हो गया? सैद्धांतिक हो गया। लेकिन जब आप रास्ते में जाओगे, 2-3 बार जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये रास्ता क्या है। वैसे दिमाग में या केवल थ्योरेटिकल चीजों से वो चीजें नहीं आती है। इसी प्रकार से जो चीज हम पढ़ते हैं उनको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो अपने दिमाग में नहीं आने वाली है। तो आप आदत बना लीजिए नोट्स बनाने की, आप आदत बना लीजिए प्रैक्टिस सेट हल करने की। आज ही मेरे पास 5 कॉल आए हैं। कितने कॉल आए हैं? 5 कॉल आए हैं, जिनमें से रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया यूजीसी नेट का। फिर 2 लोगों का फ़ोन आया कि सर आपकी वजह से, तो मैं तो एक माध्यम हूँ कि सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है थोड़ी सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है। और इसी प्रकार से रिवाइज आया है एमपी टेट का रिजल्ट, उसमें भी 3 लोगों का सिलेक्शन और हुआ है। तो उनको मैं वही बात बोलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भी हूँ कि आपको इसको श्रेय किसका जाता है? तो वो ये कहते हैं कि सर हमने ये जो आपने बुक्स पढ़ाई बताई थी, आपने नोट्स बनवाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की बात आपने की थी, उनकी वजह से हमारा ये चयन हुआ है। तो मैं तो केवल माध्यम बन सकता हूँ, करना तो आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, और 2-4 बार चलोगे तब आप मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। तो हैबिट्स की अवधारणा इंगित करती है, किसको इंगित करती है?
वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को नहीं करती है। तो व्यवहार करने के मानसिक और संज्ञात्मक संरचनाएं, व्यवहार यानी हैबिट्स, तो ये है संरचनाओं के आंतरीकरण के उत्पाद को। हैबिट्स क्या है? संरचनाओं को हम सीखते हैं, आंतरीकरण करते हैं, और ये क्या है? सामूहिक घटना है वर्ग संस्कृति के तहत। तो ये तीनों तो इंगित करते हैं, पहली स्थिति है वो इसको इंगित नहीं करती है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और साथ में इन्होंने शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल किया है। वैश्वीकरण में किसको शामिल किया है? शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल किया है। विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, भी किसने ऐसा कहा। अब इनकी एक अवधारणा और है, आधिपत्य की अवधारणा। किसकी अवधारणा है? आधिपत्य की अवधारणा, रूलिंग की अवधारणा। आधिपत्य यानी एक देश, एक व्यक्ति, एक समाज, एक समुदाय किसी दूसरे को अधीनता पिलाता है, उसके अधीन कोई ना कोई होगा। तो पियरे बारदियू है वो इन सब के पूंजीवाद के, आधिपत्य के, उपनिवेशवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं, और समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में वो स्थापित करना चाहते थे जो कि इस आधिपत्य से मुक्ति दिला सके। तो ये क्या कहते हैं? इनकी कुछ तथ्य है। क्या तथ्य है आधिपत्य के? कि आधिपत्य को लोग वैधता प्रदान करके परंपरा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी चर्चा की थी कि भारत के अंदर आधिपत्य किनका रहा? ब्राह्मण वर्ग का रहा। जो विचार हमारे वर्ण थे उनमें से जो सर्वोच्च था उसकी आधिपत्य था, और उनके जो रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी जो व्यवस्था थी उनको समाज ने वैधता प्रदान की और परंपरा के रूप में स्वीकार किया। जैसे कि छुआछूत है। अब छुआछूत से बढ़कर कोई भी अमानवीय घटना नहीं हो सकती। छुआछूत से बढ़कर कोई भी अमानवीय घटना नहीं हो सकती। लेकिन आज से 50 साल पहले या संविधान से पहले जो छुआछूत से पीड़ित लोग थे वो भी इसे परंपरा मानते थे, उसे वैधता देते थे कि ये तो हमारा ईश्वर ने रचित है, ये ईश्वर की इस प्रकार से रचना है कि हम अछूत हैं, अगर हम इनको छुएंगे तो वो भी अछूत हो जाएंगे, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है। अब ये ईश्वर की देन वो क्यों मानते हैं? क्योंकि जो आधिपत्यशाली लोग थे उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ये चीजें दी थी और सबने उनको वैधता दे दी, और वैधता के कारण वे परंपरा बन गई, और इसलिए हजारों सालों तक छुआछूत भारत के अंदर एक सामाजिक बुराई के तौर पे नहीं देखा गया था। बाद में देखा गया जब इसका विरोध है वो प्रारंभ हुआ, तो ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो परंपरा है, आधिपत्य की वैधता देने की व्यवस्था है, उसको चुनौती दी जानी चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि सामाजिक क्रिया और ज्ञान के दोहरेकरण की बात को ये स्वीकार करते हैं कि सामाजिक क्रिया है वो बगैर ज्ञान के नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक विचार एवं व्यवहारिकता अलग अलग नहीं है। सामाजिक विचार एवं व्यवहारिकता अलग अलग नहीं है। जो हम व्यवहार में लाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विचार ही होते हैं। तो वैज्ञानिक विचार और व्यवहारिकता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मिले जुड़े हुए हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कहते हैं कि सांख्यिकीय विधि और सहभागी विधि, सहभागी अवलोकन, सांख्यिकीय विधि यानी वैज्ञानिक विचार और सहभागी अवलोकन दोनों को एक साथ में उपयोग में लेना चाहिए। सामाजिक जीवन के सभी स्तरों पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, ये समाज का खंडात्मक स्वरूप है, ऐसा पियरे बारदियू ने कहा। तो वेबर का जो धन, संपत्ति यानी परिस्थिति और शक्ति है वो इसको स्वीकार नहीं करते। तो ये प्रतिष्ठा पूंजी, ये क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा है वो पूंजी से नहीं बल्कि समाज के लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समाज के लोग बनाते हैं। ये धन, परिस्थिति और शक्ति उनको नहीं बनाते हैं। इनको वैज्ञानिक व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, और ये समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय बनाना चाहते थे जो मानव जीवन के छिपे हुए आधारों को और उनकी सत्यों की खोज कर सके, उनको उजागर कर सके। उत्तराधुनिकता के बारे में इनका कथन है कि ये एक फैशन है
हमें इसके अनुसार एक संयुक्त समाज विज्ञान का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संयुक्त समाज विज्ञान का निर्माण करना चाहिए। किसके माध्यम से? उत्तराधुनिकता के माध्यम से, जो जनता की सेवा कर सके। क्या कर सके? जनता की सेवा कर सके। इसी प्रकार की बात संयुक्त समाज विज्ञान बनाने की चर्चा भारत में किसने की थी? किसने की थी भारत के अंदर? कमेंट में जरूर बताना। जिसे उन्होंने कहा है महाविज्ञान, सामाजिक विज्ञानों का महाविज्ञान, यानी सभी सामाजिक विज्ञानों का एक विज्ञान, जिसको समाज विज्ञान या समाज महाविज्ञान। तो इसी प्रकार से ये पियरे बारदियू कहते हैं कि संयुक्त समाज विज्ञान। अगर आपने वीडियोस देखी है मुखर्जी की, 3 मुखर्जी नाम में नहीं लूंगा, तो उन्होंने महाविज्ञान बनाने की बात है वो कही है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज और पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं, जिसका नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी, ये प्ले स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप है वो अलग अलग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पीडीएफ, मॉक टेस्ट वीडियोस आप वहां उपलब्ध रह सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा शुल्क भी अदा करना पड़ेगा। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।